बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन बायोलॉजी क्लास। हमारा जो है बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपने अख्ताम पर है। हम चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक पढ़ा रहे थे आखिरी क्लास में। ईद से पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये वाला टॉपिक शुरू किया था, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के फ़वाइद, बायोलॉजी ने हमारी लाइफ पे क्या असर किया है, क्या हमें इससे फ़ायदा हासिल होता है। इस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया था। हमने पहले तो मेडिसिन की फील्ड में देखा था कि बायोलॉजी से हमारे पास मेडिसिन की फील्ड के अंदर हमें क्या इम्पैक्ट था। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहली चीज़ जो बताई वो थी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। लड़ना आपके इम्यून सिस्टम को ही होता है। इम्यून सिस्टम क्या है ये भी काफ़ी डिटेल में बताया था, पुरानी वीडियो देख लिएगा अगर आपको रिवीजन करना हो तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है, हमें वही इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है। लेकिन इतने टाइम लग जाता है इसमें 6-7 दिन के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते करते हमें बीमार करना शुरू कर देते हैं और हमें सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, उससे ये फायदा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब बढ़ता नहीं है, उसकी तादाद नहीं बढ़ती, तो हमें फिर वो सिम्टम्स आना बंद हो जाते हैं। इस दौरान आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी तैयार करता है और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देता है। ये आपके पास जो डायग्राम है, इनको आप कहते हो ये एंटीबायोटिक्स होती है। कैप्सूल्स की सूरत में होती है, सिरप की सूरत में भी हो सकती है एंटीबायोटिक, गोलियों की सूरत में भी हो सकती है, टैबलेट्स की सूरत में भी हो सकती है। इनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है बायोलॉजी का मेडिसिन की फील्ड के अंदर। उसके बाद हमने दूसरी एप्लीकेशन देखी थी मेडिसिन फील्ड के अंदर, वो थी रेडियोथेरेपी। रेडिएशंस कहते हैं, फिजिक्स की टर्म्स होती हैं। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स होते हैं, तो वो अपने अंदर से रेस खारिज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज करते हैं, जिनको आप कहते हो रेडिएशन। तो हम उन रेडिएशंस के जरिए भी हम काफ़ी चीज़ों का इलाज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरेस, ये नीचे जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये एक्सरेस की मदद से हमें हड्डियों का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, ये वाली डायग्राम की बात कर रहा हूँ। एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, एक्सरे की मदद से आपने उसकी हड्डियों का पूरा एक स्केच तैयार कर दिया, ये एक्सरेस की मदद से होता है। इसी तरीके से ये जो है, इसको आप कहते हो अल्ट्रासाउंड, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं मेडिसिन की टर्म के अंदर। और ये मुमकिन होता है अल्ट्रासाउंड की वजह से, वो भी रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन की मदद से हम काफ़ी जो है इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर लेते हैं, चाहे हड्डियाँ हों चाहे गोश्त हो, उनको हम रेडिएशंस की मदद से स्टडी करते हैं। इसको आप कहते हो रेडियोथेरेपी। और फिर रेडिएशंस के जरिए हम इलाज भी करते हैं। बताया था आपको, जैसे कि गुर्दे में पथरी हो जाती है या यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो हम उनको रेडिएशंस के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये रेडियोथेरेपी होती है, ये भी बायोलॉजी का एक तोहफा है मेडिसिन फील्ड के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी क्या होता है, किसी भी पावरफुल केमिकल्स की मदद से हम जो है इलाज करते हैं, इसको आप कीमियोथेरेपी कहते हो। मिसाल के तौर पे जो कैंसर सेल्स होते हैं ऐसे बिगड़े हुए सेल्स जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स खराब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उनको निकाल देती है, खत्म कर देती है, बाहर निकाल देती है, झड़ जाते हैं वो आपकी बॉडी से, उसकी जगह नए सेल आ जाता है। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं वो जिद्दी हो जाते हैं, अब वो खराब हो गए लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं और वो बिल्कुल कहते हैं माल फंक्शन, अजीब तरीके से काम करने लग जाते हैं। सेल बॉडी उसको निकालना चाह रही लेकिन वो निकलता नहीं है, उसको आप कहते हो कैंसर सेल। ठीक है, ये तो हमारे स्किन पर अक्सर जो मस्से हो जाते हैं ना, ये भी एक लिहाज से देखा जाए इसी की फॉर्म है, पर वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा होता। तो कैंसर सेल्स क्या होता है, आपकी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सही फंक्शन नहीं कर रहे होते, बॉडी को उन्हें निकालना होता है लेकिन वो निकलते नहीं है, खत्म नहीं होते। अब वो वहाँ बैठे रहते हैं और वहाँ पे फिर वो अपने आप को ग्रोथ करते रहते हैं। ग्रोथ करते करते ये इस डायग्राम में देखें आप, ये जो रेड नजर आ रहा है दैट इज अ कैंसर सेल। ये ट्यूमर बन जाता है, ग्रोथ करते करते बहुत ज़्यादा ये हो जाता है तो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसको आप कहते हो कैंसर। और कीमियोथेरेपी के जरिए हम इसका ही इलाज करते हैं। ज़्यादातर कैंसर के अंदर जो है वो कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। पावरफुल केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ केमिकल्स को कंबाइन करके इंजेक्शन की मदद से, ड्रिप की मदद से बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है और वो पावरफुल केमिकल्स जो है इन कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, या फिर इनकी जो ग्रोथ को, वो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। लाइलाज इसको यूँ कहा जाता है कि आप इनको ख़त्म भी कर ले, ग्रोथ भी रोक ले, एक आध सेल रह ही जाता है और वो फिर दोबारा ग्रोथ करके दोबारा बढ़ जाता है।
टाइम मिल जाता है आपको, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको हम लाइलाज भी कहते हैं कैंसर को। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन पढ़ी थी हमने। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसे मेथड को कहते हैं जिसके जरिए हम किसी भी बीमारी का किसी भी बीमारी को हम उसका इलाज उसके पहले से ही बना लेते हैं। इसका भी सारा ताल्लुक इम्यून सिस्टम से होता है। ये भी आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि हमारी कुछ हम क्या करते हैं इम्यूनाइजेशन के जरिए, हम कैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं जी, कि हम जिस जो बीमारी होती है, मिसाल के तौर पे पोलियो। अब पोलियो एक वायरस से होता है, तो उस वायरस को एक बिल्कुल अधमरा सा पोलियो वायरस, यानी कि वो ग्रोथ नहीं कर सकता, ऐसा वायरस जो ग्रोथ नहीं कर सकता, पोलियो का एक ऐसा पोलियो का वायरस हम लेते हैं और उसको हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं। अब ये चूंकि एक नई चीज आ जाती है बॉडी के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, बना देता है एंटीबॉडी, और इस वायरस को मार भी देता है। लेकिन हुआ क्या, अब आपकी बॉडी के अंदर इस वायरस की एंटीबॉडी आ गई, यानी कि ये जो होता है पोलियो वायरस, इसकी एंटीबॉडी आ गई। और अब आपको आपके बाद में फ्यूचर में कभी पोलियो वायरस आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपकी बॉडी में पहले से उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद है। इस पूरे मेथड को आप कहते हो इम्यूनाइजेशन। एडवर्ड जेनर ने निकाला था ये, और एडवर्ड जेनर ने ये निकाला था, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, उसके हवाले से उसने ये मेथड निकाला था। फिर आपने इसके फिर दूसरी बीमारियों में अप्लाई किया। आज तो आप पता नहीं पोलियो, मीसल्स, बम्स, रेबीज, पता नहीं कितनी बीमारियों के इम्यूनाइजेशन कर रहे हो। इस पे भी हमने काफी डिटेल में बात की थी, लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर मौजूद है, चाहे तो आप देख लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन फील्ड के अंदर बायोलॉजी ने क्या खिदमत की है। अब हम देखते हैं इन एनवायरमेंट, यानी माहौल के हिसाब से, माहौलियात के एतबार से बायोलॉजी ने हमें क्या क्या फायदा दिया है। एनवायरमेंट कहते हो आप अपने इर्द गिर्द की तमाम जो जगह होती है ना, इसको आप एनवायरमेंट कहते हो। यानी अगर सॉरी फॉर दी, ठीक है। तो एनवायरमेंट बता रहा था मैं आपको। एनवायरमेंट कहते हो आपके जो इर्द गिर्द की जगह होती है ना, उसको आप एनवायरमेंट कहते हो। अगर आप एक मैदान में खड़े हुए तो वो आपके मैदान इर्द गिर्द में मौजूद है, मैदान आपका एनवायरमेंट हो गया। अगर आप एक जंगल में खड़े हुए तो आपके इर्द गिर्द जंगल मौजूद है, तो जंगल आपका एनवायरमेंट हो गया। पानी में आपको डुबो दिया जाए तो आपके इर्द गिर्द पानी मौजूद है, तो पानी आपका एनवायरमेंट। यानी आप अपने नजर दौड़ाए, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, दैट इज योर एनवायरमेंट। अब बायोलॉजी ने एनवायरमेंट के लिए क्या खिदमत अंजाम की है। देखिए, आपके एनवायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, हर तरह के पौधे, जानदार, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया। आपको बायोलॉजी की वजह से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मालूमात हुई। आपको पौधों के बारे में मालूमात हुई कि पौधा कौन सी गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकाल देता है, कौन सी गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ले लेता है। ठीक है। अब आप इसी तरीके से आपको फंगस, बैक्टीरिया के बारे में मालूमात हुई कि फंगस जो है वो डेड बॉडीज को जो है डिकम्पोज कर सकता है, बैक्टीरिया जो है वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर सकता है। आपको बहुत सारे पौधों के बारे में मालूमात हुई कि जी इसको तो हम खाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको तो हम गई है। तो हमें बायोलॉजी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मालूमात हुई। अब उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मालूमात की वजह से, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मालूमात की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? देखें, आपके एनवायरनमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा कर दी जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपकी स्पेस में जाके एक लेयर बना देती है, और उस लेयर की वजह से आपकी जो है ना दुनिया गर्म होती है। इसको आप कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। कभी किसी दिन आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, इसका भी तो नहीं बता रहा डिटेल में। तो हमारे पास हम ये जो फैक्ट्रीज, गाड़ियाँ, धुआं, ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हवा में जाके एक लेयर बना रही है, और उस लेयर ने आपकी दुनिया को पैक कर दिया। अब दुनिया के अंदर जितनी भी गर्मी है वो स्पेस में जानी चाहिए, जा नहीं रही, वापस आपकी दुनिया में ही रहती है। इस वजह से आप देख रहे हो दिन ब दिन आपकी गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको आप कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन आपका एनवायरमेंट खराब कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। बायोलॉजी ने आपको बताया कि जो प्लांट्स मौजूद होते हैं आपकी दुनिया में, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। आपको इस ग्रीन हाउस का इलाज दिया। क्या इलाज दिया? आप ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाओ। आप जितने ज्यादा पौधे उगाओगे, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और आपकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका लेवल कम हो जाएगा, आपके लिए जो है दुनिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे कचरा। 2 मिनट रुकेगा, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा आप दोनों।
आप दोनों तो एनवायरनमेंट आपको आपको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मालूमात है, इसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, ठीक है ना। अब आप देखो ना, दुनिया में इतने सारे जानदार मर जाते हैं, आप उनको जमीन के अंदर दफना देते हो। क्यों दफनाते हो आप जमीन के अंदर? क्योंकि जमीन के अंदर मौजूद है बैक्टीरिया, फंगस, और वो आपके उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को खत्म कर देते, डिकम्पोज कर देते। अगर ये मालूमात आपको नहीं होती, आप जमीन के अंदर दफनाते नहीं, आप बाहर पड़े रहते, आपके लिए आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता, बदबू फैलती। आपको भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का बताया मैंने। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं। बायोलॉजी की मालूमात की वजह से आप अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कर रहे हो, आप अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हो। ये हो गया पहली चीज, ये वाला। तो हम बायोलॉजी की मालूमात की मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। आपको पता चलता है बायोलॉजी की मालूमात से कि जी कौन सी चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह है, कौन सी चीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह नहीं है। जो नुकसानदेह है आप उससे बचते हो, जो नुकसानदेह नहीं है आप उसको उसको ज्यादा से ज्यादा करते हो। इस वजह से आपका एनवायरनमेंट हेल्दी होता है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, बायोलॉजी की मदद से हमने एक ये चीज करना शुरू करी, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? ये पैथोजेंस जो होते हैं, यानी पैथोजेंस कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो हमें बीमार कर सकते हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस पैथोजिन है, मॉस्किटो पैथोजिन है, ये जो मक्खियां होती हैं ये पैथोजिन होते हैं, क्योंकि ये सब हमें बीमार कर सकते हैं। वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाके बीमार कर देता है। मॉस्किटो और ये जो बी होते हैं, ये बैक्टीरिया को, वायरस और बैक्टीरिया को आप तक पहुंचा देते हैं। मक्खियों के अंदर पैरों पे बैक्टीरिया लगा होता है, आपकी बॉडी पर आता है, आपके खाने पे बैठ जाता है, बैक्टीरिया आपके खाने पे आ जाता है, आप खाना खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी तरह मॉस्किटो आपके आपको इंजेक्शन लगा करके जब खून चूसता है तो वो प्लाज्मोडियम डाल देता है तो आपके खून में, जिससे आपको जो है वो मलेरिया हो जाता है। डेंगू में मॉस्किटो की वजह से होता है। तो ये इनको आप कहते हो पैथोजेंस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनको आप कहते हो पैथोजेंस। अच्छा, अब पैथोजेंस को, एक तो पैथोजन का इलाज, यानी कि ये जो आप बीमार अगर हो गए उसका इलाज तो आपको मेडिसिन में मिल जाता है, लेकिन इन पैथोजन से कैसे बचा जाए? खास करके ये बड़े वाले जैसे कि मक्खियां और ये मॉस्किटो, इन पैथोजन से कैसे बचा जाए? बायोलॉजी ने इसका भी एक तरीका निकाला है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम क्या करते हैं जी, पैथोजेंस के जो नेचुरल एनिमीज होती है ना, कुदरती उनके दुश्मन जो होते हैं, हम उनको ले आते हैं पैथोजेंस को खत्म करने के लिए। ये एक तरीका है पैथोजेंस को खत्म करने का। मिसाल के तौर पे, जैसे पैथोजिन तो नहीं है, लेकिन मिसाल है हिरन एक पैथोजिन है। अगर हिरन जो है अगर एक पैथोजिन है, वैसे तो नहीं है, हमें तो वो बीमार नहीं करता, लेकिन अगर हिरन पैथोजिन है तो आप हिरन को खत्म करने के लिए क्या करोगे? उसका नेचुरल एनिमी ले आओ। नेचुरल एनिमी उसका क्या है? शेर। आप जब शेर को लेके आओगे, शेर क्या करेगा? हिरन को खा जाएगा, आपका फायदा हो गया, पैथोजिन खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। जो पैथोजिन्स हैं जो आपको बीमार करते हैं, आप उनकी नेचुरल एनिमी ले आओ, नेचुरल एनिमी उस पैथोजिन को खत्म कर देगा, आप बच गए। मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये है मॉस्किटो के, ये वाली डायग्राम। ये मॉस्किटो के लार्वा है जो पानी में होते हैं। मॉस्किटो के छोटे छोटे अंडों में से जो निकलते हैं ना लार्वा, दैट आर द मॉस्किटोस लार्वा। ये मॉस्किटो के लार्वा अगर आप छोड़ देंगे तो ये ग्रोथ कर जाएगा, मॉस्किटो बन जाएगा, और फिर मॉस्किटो इज अ पैथोजिन, क्योंकि मॉस्किटो की वजह से आप बीमार होते हो। अब हम इसको कैसे खत्म करते हैं जी? हम पानियों के अंदर मछलियां छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी मछलियां होती हैं जो इन लार्वा को खा जाती है। इन लावा को हम, खैर पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहाँ तो गंदा पानी, हम गंदे पानी में मछली फेंकेंगे तो मछली मर जाएगी, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। दुनिया में क्या होता है जी कि अगर ये कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है कोई, तो वहां पर देखते हैं जी कि बारिश का सीजन हुआ है जी, मच्छरों के लार्वा मौजूद है, तो वहां पर मछलियां छोड़ दी जाती हैं। मछलियां क्या करती हैं? इन पैथोजेंस को, इन लार्वास को खा जाती हैं। आप बच गए मॉस्किटो से। यही हाल मक्खियों के साथ किया जाता है। मक्खियों के जो लार्वा होते हैं वहां पर आप जो उनको छोड़ दो, पैथो उनके जो नेचुरल एनिमीज को, नेचुरल एनिमीज उनको, उनके लार्वा को खा जाएगी, आप बच जाते हो। इसी तरीके से हमारी हम मेटल्स होते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं आपके पास, उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। आप एल्गीज को इस्तेमाल करते हो। एल्गीज, मुर्दा एल्गीज जो होती हैं, उनकी सेल वॉल मेटल से रिएक्ट कर लेती है। इसको हम कहते हैं बायो एब्सॉर्प्शन। मुर्दा एल्गीज जो होती है, मरी हुई एल्गीज, एल्गीज तो मरी हुई है लेकिन उनकी सेल के अंदर कंपाउंड होते हैं। अब उनके जो सेल वॉल में जो कंपाउंड होते हैं ना, वो उस मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट करके वो मटेरियल ले लेते हैं, लेकिन वो मेटल खत्म हो जाता है। ऐसे आप मेटल खत्म करते हो जो पोल्यूशन वाले मेटल होते हैं, यानी जिनकी वजह से आपको पोल्यूशन हो रही होती है, आपके माहौल में पोल्यूशन हो रही होती है, तो आप उन मेटल को कैसे खत्म करोगे? आप एल्गीज ले आते हो वहां पे। आप एल्गीज लाओगे तो एल्गीज की जो वॉल होगी वो उस मेटल को खत्म करना शुरू कर देगी, रिएक्शन कर करके उसको खत्म करना शुरू कर दिया। आप पे
आपके माहौल में मेटल की पोल्यूशन कम हो गई। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये भी हमें बायोलॉजी की मालूमात से पता चली। आपको बायोलॉजी नहीं बताया ना कि फिशेस जो है वो लार्वा को खा लेती है। बायोलॉजी ने आपको बताया है कि एल्गीज जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बायो एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके जरिए भी आप अपनी बायोलॉजी की मालूमात से अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कर रहे हो। व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? जो पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, हम उनको खत्म करते हैं, उनको मारते हैं। कैसे मारते हैं? उनकी नेचुरल एनिमी लाते हैं, खुद नहीं मारते, उनकी एनिमी ले आते हैं। एनिमीज उन पैथोजेंस को मार देती है, हमारे लिए काम आसान हो जाता है। इसको आप कहते हो बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंड इट इज ऑल्सो सेविंग योर एनवायरनमेंट। ये भी आपका एनवायरनमेंट हिफाजत कर रहा है, इस चीज से भी आप अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीजें पढ़ ली, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन पढ़ लिया, और ये हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए बायोलॉजी ने क्या खिदमत दी। अब हम आते हैं मैन पर। बायोलॉजी ने इंसान के लिए क्या किया, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी ने इंसान के लिए क्या किया? पहली बात तो ये, बायोलॉजी ने इंसान के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने तो कुछ इसमें से ये लिखी है, कुछ बातें मैंने लिखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो बायोलॉजी ने इंसान के वेलफेयर के लिए, इंसान की भलाई के लिए बहुत काम किया है। पहला क्या लिखा हुआ है? बैलेंस डाइट। देखिए, हमारे जो खाना होता है उसके अंदर 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी आपको बॉडी की जरूरत होती है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये 5 चीजें होती है। वाटर तो एक खाना नहीं है, वो तो पानी है। तो ये 5 चीज होती है जो आपको खाने में आपको चाहिए, अदरवाइज बाकी सारी चीजें बेकार है। लेकिन ये नहीं है, अगर आप एक चीज की ज्यादती कर दें, अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते जाएं, नुकसानदेह हो जाता है आपके। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा ले लोगे तो आपको एक बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। अगर आप फैट ज्यादा लेना शुरू कर दो, आप मोटे हो जाते हो, चर्बी हो जाती है, उसके भी हजारों नुकसान आते हैं। प्रोटीन ज्यादा कर दो तो आपकी बॉडी के अंदर भूत ज्यादा हो जाएगा, उसके भी अलग नुकसान आते हैं। विटामिन या मिनरल्स ज्यादा कर दो तो भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उन कंपोनेंट्स को सही मिकदार में खाना होता है। हर चीज एक प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। ऐसी ग़िज़ा को आप कहते हो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसे ग़िज़ा होती है जिसके अंदर ये पांचों कंपोनेंट्स होंगे और इनकी सही क्वांटिटी होगी, कोई चीज ज्यादा या कोई चीज कम नहीं होगी। इसको आप कहते हो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की ही ये बैलेंस डाइट की सारी मालूमात आपको बायोलॉजी से मिलती है। बायोलॉजी आपको बताएगी कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए। बायोलॉजी ने ही आपको बताया कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके लिए नुकसानदेह है, इन चीजों की ज्यादा मिकदार आपके लिए नुकसानदेह है। बायोलॉजी आपको बताती है कि आपने इनको किस लेवल में खाना है। बायोलॉजी ही सबसे बेहतरीन आपको बैलेंस डाइट की मालूमात दे सकती है। तो अगर आप खाना खाएं तो कोशिश करें खाना ऐसा खाएं कि जिसके अंदर पांचों चीजें हो, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के मिनरल्स तक हर चीज हो, पांचों हो, और सही मिकदार में हो। कहते हैं ना, सब्जियां खाया करो ज्यादा, क्योंकि सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तीनों चीजें मिल रही होती है आपको, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, पांचों चीजें आपको मिल रही होती है। ऑटोमेटिकली वो एक बैलेंस डाइट बन जाती है, क्योंकि आपको पांचों अवेलेबल चीजें। लेकिन अगर मैं खाने के, ये बायोलॉजी मुझे बताती है कि खाने के तौर पे तुम मिठाई नहीं खा सकते। मैं अगर खाली मिठाई खाता रहूंगा तो मिठाई में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजी की मदद से मुझे पता चला है कि मिठाई में ही है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं मिठाई खाता रहूंगा मेरे लिए नुकसान है। तो ये जो बैलेंस डाइट होती है, यानी ऐसी ग़िज़ा है जिनके अंदर फूड के पांचों कंपोनेंट्स हों और सही मिकदार में हो, ये आपकी अच्छी हेल्थी लाइफ के लिए जरूरी होती है। और इस बैलेंस डाइट की मालूमात आपको बायोलॉजी की वजह से मिलती है। दूसरा पॉइंट देखें, टैकल फूड शॉर्टेज। आपको पता है कि हमारी यहाँ दिन ब दिन आबादियां बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। हर हर रोज पता नहीं कितने करोड़ों लोग, इंसान जो है वो ऐड हो रहे हैं। अब इतने सारे इंसान जब ऐड हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो जो खाना इस्तेमाल करते हैं, फूड, उसकी शॉर्टेज हो सकती है, उसकी कमी हो सकती है, हो भी रही है फूड की शॉर्टेज। अब फूड की शॉर्टेज को अगर आपने टैकल करना है, फूड की शॉर्टेज को अगर आपने खत्म करना है, तो ये आपको केमिस्ट्री नहीं करवाई, या आपको फिजिक्स नहीं करवाती, या आपको कराती है बायोलॉजी। बायोलॉजी की मालूमात से आप फूड शॉर्टेज को खत्म कर सकते हो। कैसे? आपको बायोलॉजी की मालूमात से पता चलता है कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आपको बायोलॉजी ने बताया कि फंगस के अंदर जो है, उसके अंदर एक स्पीशीज मशरूम, वो काफ़ी हेल्दी होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर फैट होता है, आप उसको खा सकते हो।
बायोलॉजी की मदद से आपको पता चला आप किन किन पौधों को खा सकते हो, किन किन पौधों को आप नहीं खा सकते क्योंकि उनमें पॉइजनस सब्सटेंसेस है, किन चीज़ों के अंदर जो है आपके पास अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स है, आप उनको खा सकते हो। बायोलॉजी ने आपको बताया कि ये जो सब्जियां हैं इनके अंदर कंपोनेंट्स क्या कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दैट कैन बी ईटेबल। तो हमारे पास बायोलॉजी की मदद से और भी अभी आपको बताऊंगा वैरायटी ऑफ फूड, तो वहां पे भी आप देखिएगा बायोलॉजी की मदद से हम अपने फूड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी की मदद से आप आज देखो ना, चाइना चले जाओ, चाइना में आप देखो वो कुत्ता बिल्ली हर चीज खा रहे होते हैं। देखा जाए वो वैसे तो इस्लामी तौर पे हराम है, लेकिन कुत्ता बिल्ली उनको पता है, बायोलॉजी की मालूमात से उनको पता चला है कि जी कुत्ते में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, कोई इतना मुजरे सेहत कंपाउंड नहीं है खा रहा है। तो अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी वो हराम है या हलाल है। मछलियाँ आप जो खा रहे हो, इतनी सारी किस्म की मछलियाँ आप खा रहे हो, बायोलॉजी की मालूमात से पता चलता है कि यार इसके अंदर कोई ऐसी मुजरे सेहत चीज नहीं है कि हम नहीं खा सकते। तो हमारे पास बायोलॉजी जो है ये सेकंड इसका वेलफेयर है मैनकाइंड के लिए, कि हमारे पास जो फूड शॉर्टेज होती है उसको भी कवर करता है। अभी मैं आपको नीचे और भी एक्सप्लेन करूंगा, सब में आप देख लेगा। हाइड्रोपोनिक्स जो आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हो, ये भी फूड शॉर्टेज का एक तरीका है खत्म करने का। फूड शॉर्टेज जो है उसको खत्म करने का एक तरीका है। अब आते हैं तीसरे पे, वैरायटी ऑफ। अच्छा, अब ये भी फूड शॉर्टेज खत्म करने का तरीका है। बायोलॉजी ने आपको फूड्स की नई वैरायटी बनाने के तरीके सिखाए। मिसाल के तौर पे आम हमारे पास पहले एक ही किस्म का था, नॉर्मल आम जो होता है उसको क्या कहते थे, लंगड़ा। ठीक है, लेकिन आज आप मार्केट चले आओ, आपको पता नहीं कितनी वैरायटी के आम मिलते हैं, लंगड़ा, सिंदड़ी, चौसा, देसी, पता नहीं क्या क्या नाम है, अनवर, डिटॉल। ये कहाँ से आए इतनी सारी वैरायटी? बायोलॉजी ने निकाली है। बायोलॉजी ने आपको जीन्स की मालूमात दी, बायोलॉजी ने आपको डीएनए की मालूमात दी, बायोलॉजी ने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग दी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम जीन्स को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हमें सिखाई बायोलॉजी ने कि जिसके जरिए हम जीन्स को कंबाइन कर सकते हैं। जब हमें बायोलॉजी ने जेनेटिक्स मालूमात दी, जीन्स की मालूमात दी, जीन्स को कंबाइन करने के तरीके बताए, फिर हमने उसको बहुत सी फील्ड्स पर अप्लाई किया, फूड्स पर भी अप्लाई किया। फूड्स पर हमने कैसे अप्लाई किया जी, एक फल लिया उसका जीन लिया, एक फल लिया उसका जीन लिया, दोनों को मिलाया, एक नया जीन बन गया। मिसाल के तौर पे खरबूजा लिया आपने, खरबूजे का जीन लिया और आपने आम का जीन लिया, दोनों को मिला दिया, अब ये बना अनवर डिटॉल। अब अनवर डिटॉल जो होता है उसका साइज होता है खरबूजे के बराबर, जायका उसका होता है आम के बराबर, दोनों की खसूसियत आते हैं। ऐसे हमने कई वैरायटीज बनाई फूड्स की। आप देखो ना, आज आप गुलाब के फूल देखो, एक्चुअल गुलाब तो रेड कलर का था, आज आपके पास गुलाब का फूल काले कलर का भी आ रहा है, व्हाइट कलर का भी आ रहा है, जरूर कलर के। कहाँ से आ रही है? कुदरती थोड़ी है, या आपने जीन्स कंबाइन करके इनका पौधा बनाया था और फिर उन पौधों से जो है ये निकल रहा है पूरा। अब तो खैर आप उनकी प्लांटेशन कर लेते हो, लेकिन उनको इनिशियली आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जरिए हासिल किया था। आपने मुख्तलिफ प्लांट्स के जीन लिए, उनको मिलाया, मिलाने से आपके पास एक नई वैरायटी बन गई। तो इस तरीके से हम फूड की नई वैरायटीज बना रहे हैं बायोलॉजी की मदद से। बायोलॉजी की मदद से आप जो है खरबूजे पे, आज आप देख लो खरबूजे के पता नहीं कितने कितने साइज चलते आ रहे हैं, ये सब बायोलॉजी की वजह से। इससे फूड शॉर्टेज भी खत्म हो रही है। आपका आम जो एक छोटा सा था, आपने उसके साथ एक खरबूजे का जीन मिला दिया, अब आपका आम बड़ा है। पहले आपका छोटा आम एक बंदा खा सकता था, आज आपका बड़ा आम 10 बंदे खा सकते हैं। हो गया ना फूड शॉर्टेज की आप इलाज भी करते जा रहे हो। तो ये तीसरा है जी बायोलॉजी का एप्लीकेशन, कि बायोलॉजी की मदद से हमें फूड की मुख्तलिफ वराइटीज मिली है। हम मुख्तलिफ वराइटीज बना भी रहे, बना भी ली और अब बना भी रहे, मजीद काफी हम कर भी रहे इस पर। आप डिजीज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये तो अभी हमने ऊपर मेडिसिन में भी पढ़ा है कि बायोलॉजी की मदद से आप डिजीज की पूरी मालूमात हासिल करते हो। पूरी मालूमात आपको बायोलॉजी में मिलती है कि बीमारियां क्या हैं, कैसी होती हैं, क्या इनके नुकसानात हैं, और इनको फिर किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इनको किस तरह इलाज किया जाता है, किस तरह इनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी आपको जो डिजीज मैनेजमेंट से लेकर डिजीज कंट्रोल, डिजीज की जो ट्रीटमेंट होती है, डिजीज कंट्रोल कैसे करते हैं हम, वही इम्यूनाइजेशन, इस तरीके से हम डिजीज से बचते हैं। डिजीज के ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक्स की मदद से। तो ये सारी जो बीमारियों की मालूमात होती है, बीमारियों से रिलेटेड जितनी भी डेटा, जितनी भी डिटेल्स हैं, आपको वो बायोलॉजी प्रोवाइड करती है। बायोलॉजी ने आपको डिजीज के बारे में मालूमात दी और उनका इलाज किया। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रोडक्ट्स। बायोलॉजी की मदद से हमने ना सिर्फ केमिस्ट्री में भी तो हम करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी हम, बायोलॉजी के अंदर भी हमने नए प्रोडक्ट्स बनाए बहुत सारे। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा वैरायटी ऑफ फूड में, आपके पास आम एक किस्म का था, बायोलॉजी की मदद से आपने नए किस्म के प्रोडक्ट बना लिए, बहुत सारे आम बना लिए। आपके पास एक किस्म का गुलाब का फूल था, आपने नए प्रोडक्ट्स बना लिए, बायोलॉजी की मदद से कई किस्म के गुलाब बना लिए। बायोलॉजी की मदद से आप दूध दही बना पाए हो। आप दूध के अंदर बैक्टीरिया डाल दो तो बैक्टीरिया उस दूध को फाड़ देता है,
एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, जिसकी मदद से क्या होता है जी कि दूध जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दही के अंदर। अब दही नहीं थी, आपने नया प्रोडक्ट बना लिया बायोलॉजी की मदद से। खाल के अंदर अगर आप बैक्टीरिया डाल दो चमड़ा बन जाता है, ये भी आपने बायोलॉजी की मदद से, क्योंकि वो बैक्टीरिया बायोलॉजी है ना, बैक्टीरिया बायोलॉजी है। तो बैक्टीरिया की मदद से आपने एक नया प्रोडक्ट हासिल कर लिया, दूध, ये चीज जो होती है, शराब जो होती है, या ये जो चमड़ा होता है, ये सब हम बायोलॉजी की वजह से हासिल कर रहे होते हैं। बायोलॉजी की मदद से हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वैरायटीज ऑफ फूड हमने क्रिएट किए, नए प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वगैरह वगैरह। और इन सब से फिर हमारा क्या होता है, आखिर में फूड शॉर्टेज हमारी टैकल होती है, तो खाने की कमी है वो हमारी पूरी होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी बायोलॉजी, ये हमने ऊपर पढ़ तो लिया अभी, यदि बायोलॉजी एनवायरनमेंट को बचा रही है, किस तरह मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन कर रही है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। यहाँ क्यों डाला है, क्योंकि जितना आपका एनवायरनमेंट बचेगा उतना आपका फायदा है। अगर आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपका एनवायरनमेंट सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, आपके लिए फायदा है। तो आपको बायोलॉजी की मदद से आप अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करते हो, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मैनकाइंड को ही फायदा होता है। उसके बाद आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये डायग्राम भी बनी हुई आपके सामने, ये जो डायग्राम है दैट इज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो ना, एक लंबी सी नजर आ रही है, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और इसमें आपकी मालूमात स्टोर हुई होती है। जितनी भी मालूमात होती है आपकी, वो तमाम मालूमात इसमें स्टोर हुई होती है प्रोटीन की शक्ल में। जब ये सेल फंक्शन करने लग जाता है तो ये डीएनए बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, और उन प्रोटीन से फिर आपकी वो मालूमात बाहर आना शुरू हो जाती है। आगे एंजाइम्स वगैरह के चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो हमारे पास ये डीएनए होता है, इन डीएनए में आपकी तमाम मालूमात प्रोटीन की शक्ल के अंदर स्टोर हुई होती है। अब मिसाल के तौर पे मेरे सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर मेरी तमाम मालूमात स्टोर हुई भी होगी। मेरी आंखों का कलर काला है शायद, या डार्क ब्राउन है, तो अब ये जो आंखों का कलर है ना डार्क ब्राउन, मेरे ये प्रोटीन की सूरत में, प्रोटीन की शक्ल में मेरे डीएनए में स्टोर हुई है। अब जब मेरी आंख डेवलप हो रही थी तो मेरे डीएनए ने वो प्रोटीन के जरिए मेरी आंख को काले कलर का बना दिया, और मेरी आंख काले कलर की है। ठीक है, ऐसे ही हमारे डीएनए के अंदर आपकी तमाम मालूमात स्टोर हुई होती है, प्रोटीन की शक्ल में स्टोर हुई होती है। जब डीएनए से प्रोटीन बनते हैं, पूरा सेल आपका जब प्रोटीन बनाना शुरू करता है तो डीएनए बताता है कि जी ये वाला प्रोटीन बना। अब डीएनए के अंदर काले आंख का प्रोटीन था, तो डीएनए ने बोला काली आंख बना। तो वो जो आपका बच्चा जब जायगोट जब डिवेलप हो रहा था तो उसकी आंख काली बन जाती है। तो आपकी तमाम मालूमात आपके डीएनए में स्टोर हुई होती है। बाज़ औक़ात हमारे डीएनए में फॉल्ट आ जाते हैं, फॉल्टेड डीएनए हो जाते हैं। बाज़ औक़ात माँ बाप से फॉल्टेड डीएनए आ जाते हैं। माँ बाप का डीएनए जो बच्चों में मुंतकिल होता है वो थोड़ा सा नुक्स होता है, और उस वजह से बच्चों को जो है वो जब बच्चा पैदा होता है और फिर उसमें बड़ा होता है तो उसके अंदर वो नुक्स की वजह से कोई बीमारी आती है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। मिसाल के तौर पे कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसके अंदर ना इंसान को लाल और ग्रीन कलर में फर्क नहीं पता चलता। लाल और ग्रीन दोनों उसको येलो दिख रहे हो, लाल कलर की चीज रख दो वो भी येलो दिख रही है, ग्रीन कलर का रख दो वो भी येलो दिख रहा है, येलो रखो तो वो भी येलो दिख रहा है। इस बीमारी को आप कहते हो कलर ब्लाइंडनेस। ये जेनेटिक डिजीज है, यानी इंसान के अंदर होती है, उसके माँ बाप से उसको मुंतकिल होती है। किसी इंसान को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो जब उसके यहाँ कोई औलाद होगी ना तो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगी। उसको कैसे हुई, उसकी औलाद को, क्योंकि उसके अंदर उसके बाप का डीएनए आया हुआ था, माँ बाप का। अब माँ बाप के डीएनए में, बाप के डीएनए में फॉल्ट था। सपोज कर लो ये डीएनए उसी का ही है, कलर ब्लाइंडनेस का ये वाला था कलर ब्लाइंडनेस, ये फॉल्टेड है, खराब है। अब ये बाप का डीएनए जब बच्चे में मुंतकिल हुआ तो ये वाली चीज भी उसके अंदर चली गई, और उस बच्चे को फ्री फोकट पे कलर ब्लाइंडनेस मिल गई। अब इन बीमारियों का, जेनेटिक डिजीज को पहले एक जमाने में लाइलाज समझा जाता था, क्योंकि इसका क्या इलाज करोगे आप, दवाइयों से? तो बच्चे की पैदाइश के दौरान उसको बाप से गलत डीएनए मिल गया, और बच्चा जब उस डीएनए की बदौलत डेवलप हुआ तो उसमें वो बीमारी हुई, तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं था, लाइलाज थी। लेकिन आपने बायोलॉजी ने इसका इलाज भी निकाल दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हो आप, जो डीएनए फॉल्टेड, ये जाइगोट की शक्ल में ही होता है, जब बच्चा बन जाता है ना तब नहीं होता, जब बच्चा डेवलपिंग फेज में होता है, जाइगोट में होता है, तब किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कैसे की जाती है, आपने उसका डीएनए चेक किया, देखा जी ये वाला डीएनए फॉल्टेड है, आपने इसको निकाला, एक नॉर्मल हेल्दी बंदे का डीएनए लिया, उसमें से ये वाला सेगमेंट निकाला और इसमें यहाँ पे लगा दिया, इसको आप कहते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने ये बच्चा, सपोज करें ये जो जाइगोट है, इसमें ये वाला हिस्सा जो था ना, ये वाला हिस्सा जो हमने अलग किया हुआ है, ये था कलर ब्लाइंडनेस का। ये डीएनए का पोर्शन जिस शख्स में जाएगा वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। आपने चेक कर लिया ये कलर ब्लाइंड है, आपने क्या करा, इसको निकाल दिया,
अब मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मुझ में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो इसका मतलब है मेरा ये वाला जीन, ये वाला डीएनए का सेगमेंट सही है। तो आपने क्या किया, मेरा ये सेगमेंट निकाला एक सेल में से और ये इधर लगा दिया। अब आपका ये जो जाइगोट था, इसका ये वाला जो खराब डीएनए था वो सही हो गया। अब जब वो जाइगोट डेवलप होकर बच्चे में बनेगा ना, तो वो आपका बच्चा फिर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, यानी जेनेटिक डिजीज का आपने इलाज निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो, इससे भी आपने इंसानों को फायदा पहुंचाया है। तो ये कुछ फायदे मैंने आपको बताए बायोलॉजी के, जिन्होंने इंसानों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन को खास करके फायदे पहुंचाए। इनकी वजह से आपकी बायोलॉजी ने इंसानों को फायदा पहुंचाया। आगे चलते हैं। और मजीद एक चीज, हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स भी जब आप पढ़ोगे ये भी देख लोगे, इससे आपको इंसानों को भी फायदा हो रहा है, पौधों को भी फायदा हो रहा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक एक मेथड है, एक तरीका है जिसके जरिए हम खुश्की के जो पौधे होते हैं, यानी कि नॉर्मल पौधे जो आपके जमीनों पे उग रहे होते हैं, इन पौधों को, जमीनों पे उग रहे होते हैं, इन पौधों को बगैर जमीन के उगा देते हैं। अभी आपसे कहा जाए कि मैं आपको एक सीड दूं, एक बीज दूं, और आपसे कहूँ इसको उगा के इसमें से पौधा निकालो, आप क्या करोगे? उसको मट्टी में दफना दोगे, मट्टी में दफनाओगे, और मट्टी के अंदर से फिर वो पौधा उगेगा और पौधा निकल आएगा। यानी कि अगर एक प्लांट को ग्रोथ करनी है, यू नीड सॉइल, आपको जमीन चाहिए, जमीन चाहिए आपको पौधा ग्रोथ करने के लिए। आप जमीन में सीड डालोगे, पौधा ग्रोथ हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए आप पौधे को बगैर जमीन के उगा सकते हो। कैसे उगाया जाता है? एक सोल्यूशन बनाया जाता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट पानी की तरह का। ये आपको डायग्राम थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ये देखें, देख लेना। अब ये पौधे टेस्ट ट्यूब के अंदर है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड भर रखा है। ये हमारे घर में भी करते हैं लोग अक्सर। वो पौधा होता है क्या, मनी प्लांट, उसकी टहनी तोड़ देते हैं, बोतल के अंदर पानी रखते हैं और उसमें डाल देते हैं। वो हाइड्रोपोनिक है, क्योंकि आप बगैर जमीन के, बगैर सॉइल के आप पौधा ग्रोथ करा रहे हो, आप पौधे को पैदा कर, बड़ा कर रहे हो। इसको आप हाइड्रोपोनिक कहते हो। तो हाइड्रोपोनिक क्या है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए आप बगैर जमीन के पौधे को उगा देते हैं। अब ये कैसे किया जाता है? एक सोल्यूशन लिया जाता है जिसको आप कहते हो एरेटेड सोल्यूशन। एरेटेड सोल्यूशन पानी नहीं होता है, पानी के अंदर वो मिनरल्स शामिल होते हैं, वो एंजाइम्स शामिल होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जो मट्टी में से हासिल करता है पौधा। पौधे जब ग्रोथ करते हैं ना, तो कुछ मिनरल्स वो जमीन में से हासिल करते हैं जो उनको चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। जमीन उनको वो मिनरल्स प्रोवाइड कर रही होती है, तभी वो जमीन में से उग रहा है। हमने क्या किया? हमने वो मिनरल्स पानी में डाल दिए। अब पौधे को जब आपने पानी में डाला, पौधे को तो वो मिनरल्स चाहिए, भले वो जमीन से मिल रहे हो, भले वो पानी से मिल रहे हो। अब उसको वो मिनरल्स मिलना शुरू हो गए, पौधा ग्रोथ कर गया। इस टेक्निक को आप कहते हो हाइड्रोपोनिक। यानी कि पौधे को जमीन पर जब वो ग्रोथ करता है, दे नीड मिनरल्स। आप एक सोल्यूशन बना लेते हो, एरेटेड सोल्यूशन, उसमें वो मिनरल्स, हार्मोन्स होते हैं। आपने पौधे को सोल्यूशन में डाला, वो ग्रोथ कर जाता है। हमारे यहाँ घरों में जो अक्सर लोग कर देते हैं ना, वो टहनी तोड़ के पानी की बोतल में डाल देते हैं, वो ग्रोथ नहीं करती सही, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है वो पानी है, वो एरेटेड सोल्यूशन थोड़ी है। मेरे यहाँ बचपन में भी करती थी मेरी वालदा, मनी प्लांट की टहनी ली और बोतल के अंदर डाल दी, पानी भरा हुआ है। 10 साल बाद वो इतनी बड़ी टहनी है। आज पता चल रहा है बायोलॉजी की मदद से, भाई वो क्यों ग्रोथ नहीं करी। क्यों ग्रोथ नहीं करी? क्योंकि वो सोल्यूशन एरेटेड सोल्यूशन नहीं, तो उसमें मिनरल्स नहीं, तो उसमें हार्मोन्स नहीं थे, वो सिर्फ नॉर्मल पानी था। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हार्मोन्स चाहिए, वो नहीं मिल रहा है उसको, इसलिए वो उससे ग्रोथ नहीं करी। पानी मिल रहा था इसलिए वो जिंदा रहा, ग्रोथ नहीं करा। तो इसको आप कहते हो एरेटेड सोल्यूशन के जरिए अगर आप पौधों को उगाएं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। इसके फायदे क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स? फर्स्ट, रिड्यूस एरिया ऑफ कल्टीवेशन। आपके जो जमीन चाहिए होती है ना पौधे उगाने के लिए, उसको कम कर दिया। अगर आपको मिसाल है 100-150 पौधे चाहिए, तो अब आप जब उसको जमीन पे उगाओगे, तो आप जमीन एक हिस्से पे एक ही पौधा उगा सकते हो। एक हिस्से पे आपने एक पौधा लगाया, उसके बाद दूसरा पौधा, तीसरा, चौथा। लेकिन अगर आप इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स के जरिए, तो आप फ्लोर वाइज भी तो कर सकते हो ना। आपने 10 फ्लोर बनाए, हर फ्लोर में 100-100 पौधे रख दिए। अब एक फ्लोर पे 100 पौधे, दूसरे पे 100, तो आपने छोटी सी जगह पे कितने ज्यादा प्लांटेशन कर ली, कितने ज्यादा पौधे उगा दिए। कर रहे हैं ये लोग इंडिया के अंदर, बकायदा पूरी बिल्डिंग है, बल्कि अमेरिका के अंदर तो हो रहा है, लेबोरेटरीज है जी, 100-100, 150-150 मंजिला, हर मंजिल के अंदर इस तरह पौधे उगाए जा रहे हैं। अब आप सोच लो वो कितनी बड़ी जगह ली हुई होगी इस बिल्डिंग में, लेकिन कितना पौधा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को देख लो, इतनी बड़ी जमीन लेके बैठे होते और फिर जाकर के वो इतने सारे उगा रहे होते। तो इस हाइड्रोपोनिक की टेक्निक की वजह से हमारा जो उगाने के लिए जमीन चाहिए होती है, एरिया चाहिए होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। एक तो फायदा ये है।
दूसरा, लेस सॉइल डिजीज। अब पौधा अगर मिट्टी में उगता है तो मिट्टी की वजह से उसको कुछ बीमारियां भी मिलाती हैं। मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, वो आ जाते हैं, वायरस होते हैं, कुछ उनके उनके जरिए बीमारी आ जाती है। तो पौधे को बाज औकात मिट्टी के अंदर से डिजीज हो जाती है, बीमारियां पैदा हो जाती है पौधों के अंदर। जहाँ पर वो चीज़ भी छूट गई क्योंकि यहाँ मिट्टी ही नहीं है। आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर चेक एंड बैलेंस है, आपको पता है आपने उसमें कौन सा मिनरल डाला है, कोई बीमारी नहीं डाली हुई, कोई बैक्टीरिया नहीं डाला हुआ। तो आपका जो पौधा हाइड्रोपोनिक के जरिए उग रहा है वो बीमारियों से भी बच रहा है। कौन सी बीमारी? जो मिट्टियों से होती है बीमारी। ये उसका दूसरा फायदा हो गया हाइड्रोपोनिक का। तीसरा, गिव्स नेचुरल एसेंशियल मिनरल्स नॉलेज, यानी कि इसकी मदद से आपको ये भी पता चलता है, जैसे मुझे पता चला कि मेरी अम्मा ने 10 साल रखा फिर भी वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता चला कि एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जो चाहिए होते हैं। तो इसकी वजह से आपको ये भी पता चलता है हाइड्रोपोनिक्स की वजह से कि किस पौधे को कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से मिनरल्स चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आपको मालूमात होती है इससे। फिर देखें मजीद क्या है, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड मीट फूड रिक्वायरमेंट, वही फूड शॉर्टेज। इसकी मदद से आप फूड प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, खाने बनाना, पौधे बनाना, इसमें इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो खाने की कमी है वो पूरी होती है। कैसे इजाफा करते हो? आपकी ऐसी जमीन जिसपे पौधा उग नहीं सकता, अब आप वहाँ पौधे उगा रहे हो। मैंने आपको बताया ना, बिल्डिंग है अमेरिका के अंदर, अब बिल्डिंगों में तो पौधे उग थोड़ी सकते हैं, उसके लिए तो नरम हमवार मिट्टी चाहिए, खेती बाड़ी वाली। कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 15-20 साल पहले कि जी वो सख्त जमीन, टाइलों वाली जमीन, बिल्डिंग, एयर कंडीशन बिल्डिंग, उसके अंदर पौधे उग सकते हैं। लेकिन आज आप वहाँ पे पौधे उगा रहे हो, है ना। इस तरीके से आपने, यानी कि पहले के दौर में सिर्फ खेती बाड़ी वाली जो जमीन थी, सिर्फ वहीं पौधे उगाए जाते थे, वहीं पर ही फूड बनता है। आज आप ऐसी जमीनों पर भी हाइड्रोपोनिक्स के जरिए पौधे उगा सकते हो जहाँ पे पौधे उग नहीं सकते। हाइड्रोपोनिक्स के जरिए आप उगा ले तो आपकी फूड पड़ रहा है। आप बहुत से इलाकों में जो है, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, मरी वगैरह, और ये जो है सऊदी अरब, पहाड़ी इलाका है, मट्टी मट्टी, वहाँ पे मट्टी थोड़ी है जमीन, ये खेती बाड़ी वाली मट्टी नहीं है, तो पहाड़ है, पत्थर है। तो वहाँ पे खाना कैसे उगाओगे आप? ऐसे उग रहा है वहाँ पे सऊदी अरब में, ये पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर है। वहाँ तो बंदा भूखा मर जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सब्जी उग ही नहीं सकती। वहाँ हाइड्रोपोनिक्स की मदद से ये सोल्यूशंस के अंदर, सऊदी अरब में तो बड़े पैमाने पे हो रहा है, सोल्यूशंस के अंदर पौधों को उगाया जा रहा है, और उससे फिर इनके ये जो फल है ये बनते हैं, और फिर वो फल खाते हैं करते हैं। तो इससे जो है ना, इनकी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है पूरी दुनिया की, और उस वजह से आपकी जो फूड जो शॉर्टेज है उसका आप काबू पा रहे हो। ग्रो क्रॉप्स इन एरिड पार्ट्स, ये वही बात है जो अभी बताई। एरिड पार्ट्स कहते हैं ऐसे इलाकों को जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जैसे पहाड़ी इलाका जहाँ पत्थर मौजूद होते हैं, उनको आप कहते हो एरिड पार्ट्स, जहां पर आप पौधा उगाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब हाइड्रोपोनिक्स की मदद से आप ऐसे इलाकों के अंदर खेती बाड़ी यानी कि क्रॉप्स उगा सकते हो, फसलें उगा सकते हो आप ऐसे हाइड्रोपोनिक्स की मदद से, जैसे कि सऊदी अरब कर रहा है, बहुत से इलाके कर रहे हैं। मरी के अंदर आप देख लो, ऐसे कर सकते हो, आप भी कर सकते हो ये, अगर आपको मालूम हो। तो ये हाइड्रोपोनिक्स है, ये आप देखें हाइड्रोपोनिक्स से आपको एक नहीं कई फायदे हो रहे हैं। सारे फायदे आपकी भलाई के लिए, इसलिए ये ह्यूमन वेलफेयर में डला हुआ है। तो हाइड्रोपोनिक्स ये सारी बायोलॉजी की मालूमात है, और इसकी वजह से आपको कितने फायदे हो रहे हैं, ये सारे सारे फायदे हाइड्रोपोनिक्स के। आगे बढ़ते हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, मेकिंग कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और सेल और टिश्यू और द होल ऑर्गेनिज्म। फोटो कॉपी अगर आप तैयार करो ना, किसकी? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं उसी डीएनए को, जो अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको बताया था ना, डीएनए, उसको आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल। अगर आप जेनेटिक मटेरियल, जो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है सेल, उससे बड़ा होता है टिश्यू, और सबसे बड़ा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप जेनेटिक मटेरियल या सेल या टिश्यू या पूरे ऑर्गेनिज्म की एक फोटो कॉपी बना ले, उसकी एक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना ले, इसको आप कहते हो क्लोनिंग। ये जरा डायग्राम देखो आप, ये एक सेल है, ठीक है, ये मैंने उसके 4 कॉपीज कर दी, एक सेल की मैंने 3 कॉपीज करनी, ये है क्लोनिंग। अगर आप एक सेल की, आप उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार कर लो, या ये जो है डीएनए, इस डीएनए को ले, इसकी एक कॉपी तैयार कर ले, ये क्लोनिंग है। या पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार कर ले, इंसान ले और इंसान की एक एग्जैक्ट कॉपी बना ले, पौधा ले, पौधे की एक एग्जैक्ट कॉपी बना ले, इसको आप कहते हो क्लोनिंग। मेकिंग कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर सेल या टिश्यू या ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लेवल तो अभी हम नहीं पहुंचे, बायोलॉजी में हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे, अभी सब ये थ्योरेटिकल है। ऑर्गेनिज्म एक बनाया था, एक शीप थी डॉली नाम की, मर गई थी 3-4 साल बाद। बाकी हाँ, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हम खूब दबादब तैयार कर रहे हैं, सेल्स हम दबाकर डुप्लीकेट कॉपीज बना रहे हैं, उसकी टिश्यूज की भी हम कॉपीज बना रहे हैं, यहाँ तक तो हो रहा है अभी क्लोनिंग। इन 3 चीजों पे तो क्लोनिंग हो रही है। तो क्लोनिंग किसे कहते हो? अगर आप जेनेटिक यानी कि डीएनए वगैरह, या सेल या टिश्यू
या ऑर्गेनिजम्स की अगर एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लो, इसको आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल, सॉरी क्लोनिंग कहते हो। अच्छा, क्लोनिंग होती है दो तरह की, एक कहलाती है नेचुरल क्लोनिंग, ये लिखा हुआ नेचुरल क्लोनिंग, और एक कहलाती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। नेचुरल क्लोनिंग कहते हैं जो कुदरती तौर पर हो रही हो, आपका अमल दखल ना हो, ऑटोमेटिकली हो रही हो, नेचर की तरफ से हो रही है, उसको आप कहते हो नेचुरल क्लोनिंग। और आर्टिफिशियल क्लोनिंग किससे कहोगे? अगर आप लेबोरेटरी के अंदर कॉपी करना शुरू कर दो, जेनेटिक मटेरियल को लेबोरेटरी के अंदर उसकी कॉपी तैयार कर लो, किसी सेल की कॉपी तैयार कर लो लेबोरेटरी के अंदर, कुदरती तौर पे नहीं, आपने किया है, इसको आप कहते हो आर्टिफिशियल क्लोनिंग। ठीक है, तो व्हाट इज क्लोनिंग? मेकिंग कॉपीज ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल की या सेल की या टिश्यू की अगर आप कॉपी तैयार करो, इसको आप क्लोनिंग कहते हो। पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल क्लोनिंग। नेचुरल क्लोनिंग क्या होगा कि अगर कुदरती तौर पर एक फोटोकॉपी तैयार हो जाए, ये जो हमारी रिप्रोडक्शन होता है ना, ये भी एक लिहाज से क्लोनिंग है, लेकिन सेक्सुअल नहीं, ए सेक्सुअल। आपने 9th क्लास में रिप्रोडक्शन की दो टाइप पढ़ी होंगी, एक कहलाती है सेक्सुअल और एक कहलाती है ए सेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होती है? जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट डेवलप होकर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसको आप कहते हो नेचुरल सॉरी रिप्रोडक्शन। जैसे कि इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, माँ का सेल होता है, माँ का गैमेट होता है, बाप का गैमेट होता है, मिलता है, जाइगोट बन जाता है, फिर वो जाइगोट डेवलप होता है, और फिर वो जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, और फिर वो बच्चा बड़ा होता है, वो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोनिंग नहीं है, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नेचुरल क्लोनिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी तैयार होती है। माँ बाप से जो औलाद पैदा हो रही है वो क्या बिल्कुल माँ बाप की शक्ल का है? नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग है ना। मैं अपने बाप की शक्ल में थोड़ा बहुत मिलता हूँ, थोड़े बहुत अपनी माँ की शक्ल में मिलता हूँ, मैं किसी की एग्जैक्ट कॉपी हूँ क्या? नहीं। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्लोनिंग नहीं कहते। क्लोनिंग तो बिल्कुल फोटो कॉपी तैयार करने को कहोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। ए सेक्सुअल को हम कहते हैं नेचुरल क्लोनिंग। एसेक्सुअल क्या होता है? बगैर गैमेट्स के अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले, एक से अपने आप को तोड़ के दो कर ले, 50 तरीके होते हैं रीजनरेशन वगैरह, 50। एसेक्सुअल को आप क्लोनिंग कहोगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा ना, वो बिल्कुल माँ बाप की तरह होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो पहले तो ये बात क्लियर रख लो कि आपके पास जो दो टाइप होती है ना, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल में आपके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो क्लोनिंग नहीं है, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिज्म जो फोटोकॉपी तैयार हुई है वो फोटोकॉपी नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है। एसेक्सुअल में हम कहेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नेचुरल क्लोनिंग है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। आज के लिए बस हम यहाँ तक अपनी क्लास को ऑफ करते हैं, क्योंकि 10 मिनट रह गए, नमाज भी पढ़नी है हमें, और